Good afternoon, guys. My name is Prachi Putani. Welcome to the economics class. So, next topic is occupational structure during the colonial period. Occupational structure means जो हम लोग occupation हम जो अपना काम करते हैं, it is called a occupation, right? So, what do you mean by occupation structure? Occupation structure refer to the distribution of working population according to different occupation, the agriculture sector, the manufacturing sector, and the service sector. Okay, there are the three sectors in the occupation: agriculture, मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर. तो ये ऑक्यूपेशन के अंदर जो हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो इट रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन. हम लोग बांट देते हैं अपने काम को, हम बांट देते ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हर जगह एक तरफ आकर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑक्यूपेशन. हर एक अलग अलग डिफरेंट ऑक्यूपेशन में आकर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. क्लियर है? कौन कौन से सेक्टर्स हैं? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस. ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर आप लोगों को पता है, एग्रीकल्चर के बेसिस पे काम करना. सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होती हैं उसके अंदर. एंड थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर, जो हम लोग सर्विसेज हमें जो प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर. क्लियर है? फर्स्ट इज which sector of an Indian economic accounted for the large share of workforce during the colonial period. सबसे ऐसा कौन सा सेक्टर है जो इंडिया का लार्जेस्ट शेयर वर्कफोर्स कहलाते हैं ड्यूरिंग दी कॉलोनियल पीरियड. मतलब सब इधर भी अभी इस टाइम पे भी अभी भी सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट शेयर है वो कौन सा कहलाता है हमारा, आप बता सकते हो? आप लोग कौन सा शेयर कहलाता है आप बता सकते हो? विच सेक्टर ऑफ एन इंडियन इकोनॉमिक अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. बताओ कौन सा ऐसा सबसे कॉलोनियल ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम सबसे लार्जेस्ट शेयर जो था वर्कफोर्स का वो कौन सा वर्कफोर्स था? एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, आपको देखो इतनी जल्दी यदि आपको पता चल रहा होगा, ऐसे आपको याद हो रहा होगा, क्योंकि आधा आपने लिखना क्वेश्चन में से है लिखा हुआ. द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड विच यूजुअली रिमेन एट हाई ऑफ 70 to 75%. इनका ये था कि ये लोग काम करते थे उससे 70 to 75%. ये एग्रीकल्चर के लोग इधर जुड़े हुए थे. 70 to 75% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू जुड़े हुए थे. क्लियर है? याद भी हो गया आपको. आपको ये भी पता चल गया 70 to 75 अगर एक मार्क्स पे भी आ जाता है कि आप बता सकते हो. और कौन सा सेक्टर है आपको पता चल गया, एग्रीकल्चर सेक्टर लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स था. क्लियर है? नेक्स्ट इज which sector of an Indian economic accounted for the least share of workforce during the colonial period. लीस्ट शेयर कौन सा था? लीस्ट. सबसे लार्जेस्ट जो था वो हमारा एग्रीकल्चर. सबसे कम वाला कौन सा था? सबसे कम वाला था हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लीस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ओनली 10%. सिर्फ 10% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती थी उस टाइम में. अब तो ज़्यादा हो गया. मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज इतनी सारी बन गई है आपके टाइम पे. पर पहले जब ब्रिटिश का टाइम था तब आपका क्या था? 10% मैन्युफैक्चरिंग होती थी. कितनी परसेंट? 10%. एक बार दोबारा बोल दो, कितने परसेंट होती थी? 10%. ओके, इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. And next is how much percentage accounted for service sector during the colonial period. सर्विस सेक्टर को कितनी परसेंटेज प्रोवाइड की गई थी? 15 to 20%. 15 to 20%. ओके, सर्विस सेक्टर क्या होता है आपको पता है? सर्विस सेक्टर जिसमें हम लोगों को कम्युनिकेशन सर्विसेज, हमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ये सब प्रोवाइड की जाती है. सर्विस जो जहाँ से हमें सर्विस प्रोवाइड की जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर. आप लोगों ने वो पढ़ा है ना, टेरिटरी, टर्टरी, सेकेंडरी एंड नहीं, पहले कौन सी होती थी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, टर्शरी होती थी ना. ओके, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. प्राइमरी किसके अंदर आता था? प्राइमरी के अंदर क्या आता था?
एग्रीकल्चर। जितने भी सारे एग्रीकल्चर के सेक्टर थे वो सारे कहाँ आते थे? प्राइमरी में। और सेकेंडरी में कौन कौन से आते थे? मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, रोड्स, रेलवेज, वेरी गुड। इसके अंदर क्या आते थे? मैन्युफैक्चर होते थे क्योंकि ये। और थर्ड सर्विसेज सेक्टर्स कौन आते थे? टर्चरी टेक सेक्टर्स में आते थे, वो हमारे कौन से होते हैं? सर्विस सेक्टर। तो आपको पूछ सकते हैं, अगर आपको इधर ने ना इधर लिख दिया कि लार्जेस्ट शेयर ऑफ प्राइमरी वर्क फॉर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, तो आप प्राइमरी बता सकते हो ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर था, और सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, और टर्चरी में सर्विस सेक्टर। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट, हाईलाइट द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये कुछ प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर थे, जो फीचर्स थे इसके। फर्स्ट, द स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैन बी समराइज्ड एज अंडर। फर्स्ट इज प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। अभी वही आ गया, प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर कौन आते हैं? एग्रीकल्चर। क्लास इधर देखो क्या बता रही हूँ, प्राइमरी ऑक्यूपेशन आ गया आपका, समझ आ रहा है? प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर क्या आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड बाय द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स विद अप्रॉक्सीमेटली 75%। मतलब 75% लोग प्राइमरी सेक्टर्स के साथ जुड़े हुए थे, एग्रीकल्चर के साथ ज्यादा जुड़े हुए थे। ठीक है, इट मीन्स 3/4 ऑफ वर्क फोर्स डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। 3/4 जो आपका वो था वर्क फोर्स था, वो डिपेंड किसके ऊपर था? एग्रीकल्चर के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा काम कौन करता है? या तो ये डायरेक्टली कर रहे थे, इनडायरेक्टली वे में कर रहे थे। ठीक है, द मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर द रिमेनिंग 25%। बाकी के जो बचते हैं हमारे 25%, 75% तो हमारा सारा एग्रीकल्चर में चला गया था। बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर आते हैं वो सारे 25% के अंदर आते हैं, जो हमारी प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में बताया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे ज़्यादा, बल्कि अब तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा परसेंटेज, अब ज़्यादा काम होता है उधर, लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जुड़ते हैं, राइट। बट एग्रीकल्चर में वही लोग जुड़ते हैं जो फार्मिंग करते है ना। तो नॉर्मली यही है कि पहले ज़्यादा होता था, अब इतना नहीं होता एग्रीकल्चर का। होता है, एग्रीकल्चर से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी मिलता है वो एग्रीकल्चर के बेसिस पे मिलता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा काम एग्रीकल्चर का ही, जो फार्मर का काम है, सबसे डिफिकल्ट है। आप लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या हो रहा है, आपको मशीन्स मिल गई आजकल, उनको तो मशीन्स नहीं मिली ना, वो लोग तो उगाते हैं, वो लोग सीड्स को ग्रो करवाते हैं, फिर उनको टाइम लगता है कब बारिश आएगी, किस सीजन में वो कौन सा वेजिटेबल ग्रो होगी, कौन सा क्रॉप्स ग्रो करी जाएगी, वो उनको पता होता है। क्लियर है? Second point is growing regional variation. Another striking aspect was the growing regional variation. For parts of Madras presidencies, ये इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसीज का बांटा हुआ, कॉम्प्रोमाइजिंग एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट्स तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल विटनेस अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंस। मतलब वो डिपेंडेंस करते हैं वर्कफोर्स को ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब वो लोग ज़्यादा डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर के टाइम पे, क्योंकि इन जगहों पे सबसे ज़्यादा कुछ ना कुछ तो जो फार्मिंग की जाती है, एग्रीकल्चरिंग की जाती है, वो इसी जगह पे ज़्यादा की जाती है। आपको पता होगा, आप लोगों ने एसएसटी पढ़ी है ना, तो इसी के अंदर से कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। देखो, विटनेस अ डिक्लाइन हो रही थी, बट वो डिपेंडेंस होते जा रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर विद अ कॉमन स्टेट। और फिर उसके बाद एक टाइम पे आकर क्या होने लगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर इंक्रीज होने लगी। बट लोग डिपेंडेंस इसलिए होते क्योंकि डिक्लाइन हो रहा था वो एग्रीकल्चर के अंदर का। मैंने अभी आपको बताया कि एक टाइम पे आकर, जब अभी का टाइम अगर आप देख रहे हो कि डिक्लाइन होता जा रहा है, पर अब का काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज डे बाय डे होता जा रहा है, हो रहा है ना, इंक्रीज डे बाय डे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, however, during the same time there had been an increase in the share of workforce in agriculture states such as Odisha, Rajasthan and Punjab. इधर भी इंक्रीज हो रहे थे, मतलब कई जगह पे इंक्रीज हो रहे थे और कई जगह पे डिक्लाइन होता जा रहा था काम, क्योंकि जैसे जैसे फार्मिंग की स्पेस ख़त्म होती जा रही थी कई लोगों के पास,
लोगों के पास काम नहीं हो रहा था, जो लोग कई लोग इधर आ रहे थे वापस, तो इन्हीं बेसिस पे यही बताया गया कि डिपेंडेंसी जो रेशो की थी वो बहुत कम होती जा रही थी। ये वही क्वेश्चन है, हाँ ये वही है जो साइलेंट अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये वही लिखा हुआ है, आप ये भी याद कर सकते हो और बोर्ड आंसर की है ये, ठीक है। तो अगर बोर्ड के बेसिस पे अगर आपने ये वाला आंसर लिखना है तो ये भी याद कर सकते हो और ऊपर वाला भी याद कर सकते हो, ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उन्होंने एव ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पूछा है और ये क्वेश्चन देखो 4 मार्क्स का गिवन है तो 4 मार्क्स का आ सकता है। और ये भी पूछ सकते हैं, डिस्कस ब्रीफली एनी 2 साइलेंट फीचर ऑफ इंडिया प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आज हम लोग एक ही टॉपिक करते हैं, मैंने आपको कल के 2 रिवाइज करवा दिए थे, आज हमने ऑक्यूपेशन कर लिया। नेक्स्ट में हम लोग कल फॉरेन ट्रेड करेंगे, फॉरेन सेक्टर। ओके, सो इसको रिवाइज करो, मैंने 3 कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, ऑक्यूपेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक कंडीशन। ओके, तो आपको तीनों को डिस्कस करना है, रिवाइज करना है और क्वेश्चंस करने जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।